गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी आज मैं 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज पहला क्लास है, तो बहुत तो नहीं पढ़ेंगे आज, देखेंगे कि लेकिन बेसिक चीज़ कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस पर आते हैं कि +2 में हल्का सा कि सिलेबस क्या है। तो देखिए एनसीईआरटी के जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में पहला चैप्टर हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा चैप्टर हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नहीं, एक ग्रुप है, जैसे अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 2 चैप्टर आ जाएगा। मैग्नेटिज्म, इसमें भी आ जाएगा चैप्टर, मतलब 3 चैप्टर लगभग आ जाएगा। एक क्लासिकल मैग्नेट हो जाएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट या मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद एसी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इतना चैप्टर जो है वॉल्यूम 1 में हो जाएगा। और दूसरा में ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ऑप्टिक्स में भी 2 हो जाता है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में भी एटम हो जाएगा, एटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, लॉजिक गेट वगैरह। उसके बाद कम्युनिकेशन। तो ये सब सारा सिलेबस ये ग्रुप लिखे हुए हैं। अब हर चैप्टर को इसमें नहीं लिखे हुए हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर है चार्ज एंड फील्ड। क्या है? चार्ज एंड फील्ड। तो पहले चार्ज पढ़ेंगे, उसके बाद फील्ड पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फील्ड का भी हम लोग जानकारी लेंगे। और पहले भी बताया कि आज बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहला वीडियो है। तो चलिए आज चार्ज के बारे में डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि है ये बड़ा कमाल का चीज़। देखिए कि चार्ज, जितना भी वॉल्यूम 1 का चैप्टर आपका निकला हुआ है, सब चार्ज के स्टेट से ही प्रोड्यूस हुआ है। उसको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हेडिंग है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। इसका मतलब कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी अगर उसमें रेस्ट में होने के कारण जो भी वो चीज़ करेगा, वो सारे चीज़ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। अब एक रेस्ट चार्ज क्या क्या कर सकता है, तो वो तो हम लोग पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। जैसे हल्का सा देख लेते हैं कि अगर एक चार्ज रेस्ट में आ जाए तो समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अभी हम बताएंगे हल्का सा, बाकी तो डिटेल हम लोग फील्ड में पढ़ेंगे। अगर अब देखिए, तो ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक का ब्रांच हो गया, जिसमें हम लोग केवल देखेंगे कि चार्ज रेस्ट में है। अगर यहीं चार्ज मोशन में आ गया, अगर यहीं चार्ज मोशन में आ गया, तो मोशन में मान लेते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब मोशन में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और ये ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो देखिए ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगर यहीं चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहे, यानी
एक्सलरेशन जीरो नहीं रहे, तब ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी चलेगा। यानी समझिए कि वॉल्यूम 1 का टोटल चैप्टर कवर, यहाँ से लेके इलेक्ट्रोस्टैट से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक। यानी चार्ज, क्या बोले कि चार्ज जो है बहुत कमाल के चीज़ के है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं, है क्या डिटेल में, क्योंकि मैं पहले भी 11th क्लास में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स होता है। यानी अगर एक फिजिक्स बिल्डिंग है तो ईंट जो होता है उसका फिजिकल क्वांटिटी होता है। यानी एक बिल्डिंग जब खड़ा करते हैं तो उसमें ईंट जो है एक छोटा यूनिट होता है। उसी तरह अगर इस बिल्डिंग को फिजिक्स मान लिया जाए तो फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट होगा। यानी फिजिक्स को समझने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी को बड़ी बेहतर ढंग से समझना होगा। तो चलिए आज डिटेल में चार्ज के बारे में समझते हैं। ऐसे तो चार्ज का डेफिनीशन अगर देखें तो 30 सेकंड में डेफिनीशन लिखा जाएगा, लेकिन चलिए उसको पहले समझते हैं, उसके बाद उसके डेफिनीशन को लिखते हैं। डेफिनीशन आया कहाँ से, उसका मतलब कहाँ क्या हुआ। तो जैसे चार्ज, तो चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, जैसे चार्ज एक मास की तरह भी प्रॉपर्टी है। किसी बॉडी का मास जो है एक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहिए किसी बॉडी का, तो उसी तरह का एक चार्ज भी प्रॉपर्टी है। तो चलिए पहले इस चीज़ को समझते हैं कि चार्ज प्रॉपर्टी है, कैसे है, क्या है। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और ये भी जानते हैं कि यहाँ आते हैं पहले प्रॉपर्टी समझने के लिए, एक हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। चलिए मास एक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है, तो मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। मास कैसा प्रॉपर्टी है, जो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। यानी मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। तो चलिए अभी मान लेते हैं कि चार्ज के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ऑब्जर्व होता है ना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन होता है। अब प्रोटॉन में क्या होना चाहिए, मास के प्रॉपर्टी के कारण अट्रैक्शन होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन में भी क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। ये तो मास के प्रॉपर्टी के कारण। अभी मैं चार्ज पर नहीं आया हूँ, ध्यान देना होगा यहाँ। मास के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा, प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन में भी अट्रैक्शन होगा मास के कारण। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तो अट्रैक्शन होता ही है। तो यहाँ से और ये भी कि ये रिपल्सन अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा होता है, ये रिपल्सन बहुत अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, तभी तो ऑब्जर्व होता है रिपल्सन। नहीं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन लगता, ठीक है। और रिपल्सन लेकिन यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ तक क्लियर है। मास के कारण दोनों में अट्रैक्शन होगा, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट कहता है कि प्रोटॉन में, ऑब्जर्वेशन कहता है कि रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। यहाँ तक क्लियर है। और इसका मतलब कि रिपल्सन अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। अब चलिए, ये जो मास में जब अट्रैक्शन होता है इसको हम लोग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहते हैं। और 11th में पढ़े होंगे कि दो बॉडी के बीच में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिसमें ग्रेविटेशन जो होता है बहुत वीक फोर्स होता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1 लाख केजी का अगर 2 ब्लॉक ले लें और 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दें, देखिए 1 लाख केजी का, तब भी दोनों के बीच फोर्स जो होता है 1 न्यूटन से कम होता है, यानी 1 न्यूटन नहीं लग पाता है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि 1 लाख के अगर ऑब्जेक्ट है
तब भी उसके बीच में 1 न्यूटन का फोर्स नहीं लग पाता है। तो ग्रेविटेशन कितना, अब जैसे हमने लोग के देखिए 2 आदमी खड़ा है तो अट्रैक्शन फील होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि वो इतना कम ही होता है, उसको जीरो मान सकते हैं, इतना कम होता है। 2 बॉडी, अब बड़ी ग्रेविटेशन वीक है तो बहुत बढ़िया भी है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशन में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता ना तो हम लोग का जीना मुश्किल हो जाता। 2 आदमी चलता रोड पर तो बस पता चलता कि अट्रैक्ट हो जाता। बहुत सारा बच्चे खड़े हैं रोड पर, ट्रक आई, बस सब कोई ट्रक में चिपक गया, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो सबको अट्रैक्ट कर लेगा। आप दुबले पतले हैं, कोई मोटा व्यक्ति गया तो पता चलेगा कि मोटे व्यक्ति में आप टकरा जाएंगे, यानी चलते चलेंगे टकराते चलेंगे। लेकिन ग्रेविटेशन वीक फोर्स है तो चलिए, बहुत भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। ऐसे साइंस में भगवान और साइंस में हम शुरू से ही कंपटीशन रहा है, चलिए इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, तब क्वांटम सिस्टम में जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल है, अब समझिए कि हम 2 आदमी अट्रैक्शन फील नहीं कर पाते हैं ग्रेविटेशन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसका मतलब मानिए कि ये दोनों के बीच अट्रैक्शन नहीं लगता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन 0 होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब के केस में अट्रैक्शन लगता ही नहीं है, ये मान के चलिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तो अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब कि, और प्रोटॉन में रिपल्सन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है। चलिए यहाँ भी अट्रैक्शन में लिख रहा हूँ। तो ये इसका मतलब कि मास के अलावा कोई एक दूसरा प्रॉपर्टी है जिसके कारण प्रोटॉन में रिपल्सन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है। और चूँकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो 0 के बराबर हो जा रहा है, यहाँ इसका मतलब कि ये भी अट्रैक्शन मास के कारण नहीं, मास के कारण नहीं, किसी दूसरे प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। यानी मास के जैसा कोई एक और प्रॉपर्टी है उस मैटर के अंदर जिसके तहत अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्सन भी हो रहा है, और यही प्रॉपर्टी है चार्ज का, यही प्रॉपर्टी है चार्ज का। और चार्ज, इसका मतलब कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर में जिसके तहत उसमें किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करने की भी क्षमता होती है और रिपेल करने की क्षमता होती है। तो इसीलिए, लेकिन मास में केवल अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। तो देखिए, इसीलिए चार्ज का 2 हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये अट्रैक्ट भी करता है और ये रिपेल भी करता है, लेकिन मास केवल अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तो ये देख लिए कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके तहत वो किसी बॉडी को, किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। चलिए अब एक चीज़ और, कि मान लेते हैं कि ये चार्ज और ये चार्ज, ये मास और ये मास। अब देखो, ये चार्ज इससे इतना दूरी पर है तो ये अट्रैक्ट कैसे करता है, फोर्स कैसे लगाता है? ये बात कभी सोचे हैं कि ये चार्ज और ये चार्ज इतना दूर है तो फोर्स कैसे लगाया? इसका मतलब कि इससे कुछ निकला, जाके हो सकता है यहाँ पहुँचा। जैसे गन से हम लोग बुलेट मारते हैं, ये जैसे मान लेते हैं कि ये गन है और इससे बुलेट निकला और ये बॉडी पर जाके बुलेट हिट किया, तब ये बॉडी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब ऐसे तो गन फोर्स लगाया नहीं, गन से बुलेट निकला यहाँ पहुँचा, उसी तरह फोर्स लगाया। इसका मतलब कि इससे कुछ निकला और यहाँ पहुँचा तब इस पर फोर्स लगाया, या इससे कुछ निकला यहाँ इस पर पहुँचा फोर्स लगाया, या इससे कुछ निकला यहाँ पर पहुँचा तो इस पर फोर्स लगाया। तो देखिए, यही जो निकलता है जिसको हम लोग इफ़ेक्ट कहते हैं, यानी कोई चार्ज रखते हैं तो इससे एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है चारों तरफ। जब ये इफ़ेक्ट पहुंच जाता है यहाँ, तब इस बॉडी पर फोर्स लगता है। वही ऐसा ही केस इसमें भी आ गया। चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसी तरह मास भी एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इस इफ़ेक्ट को हम लोग फील्ड कहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है चार्ज एंड फील्ड। तो फील्ड तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा हम चर्चा फील्ड के बारे में बता रहे हैं कि चार्ज जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहेंगे
फील्ड, और जो इसको ये फील्ड ये भी हुआ फील्ड, इसे मान लेते हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ध्यान रहे कि अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कि वो बॉडी एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तब फोर्स लग रहा है। ठीक ना? तो चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, मास जो प्रोड्यूस करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड, और मैग्नेट जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। बॉडी के अनुसार अपना फील्ड का भी नेचर होता है। मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड, मास ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है। इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन जब मोशन में आएगा तब। अब देखिए एक चीज़ कि जो बॉडी जिस तरह का फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी जिस तरह का फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरह के फील्ड से प्रभावित भी होता है। जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अब चार्ज ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा, यानी इससे ये प्रभावित नहीं होगा। अब देखिए चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पर फोर्स लगाएगा, लेकिन मोशन वाला चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी मोशन वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई। देखिए एक्चुअली मैं चार्ज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं, चार्जिंग के बारे में बताएंगे तो इसके डेफिनेशन के तह तक हम लोग पहुँचते हैं। कि तो यहाँ देखिए कि चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है उसी फील्ड से प्रभावित भी हो सकता है अगर उस फील्ड में डाल दिया जाए, यानी उस फील्ड को एक्सपीरियंस भी करता है। यानी तब चार्ज के बारे में हम लोग क्या जाने कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस भी करता है, मतलब उससे फोर्स भी लगता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और वो एक्सपीरियंस भी करता है। तो अब डेफिनेशन पर आते हैं। तो चार्ज एक देखिए मास के जैसा ही प्रॉपर्टी है, जिसमें अट्रैक्ट और रिपेल करना दोनों की क्षमता होती है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकता है। तो अब इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। देखिए डेफिनेशन इसका इसी तरह भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट के बारे में समझेंगे तो फिजिक्स पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि फिजिक्स है ही थोड़ा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, जितना ही अंदर तक पढ़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा और इंटरेस्ट आएगा। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड with matter, due to which it produces and experiences electric and मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच, मैटर से एसोसिएटेड, मास के जैसा ही प्रॉपर्टी है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटेड विथ मैटर इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ हम लोग देखें तो अब देखिए चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू होता है।
चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। कैपिटल से लिख सकते हैं और स्मॉल से भी लिख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स क्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, ये फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। तो ऐसे देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? -1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम ऐसा यूनिट है, आगे देखेंगे। तो इसको मैं माइनस ही लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आसान होगा। अब इतना लिखने के बजाय माइनस ही लिख दिया, यानी इसका वैल्यू ई हो गया। और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या हो गया? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको प्लस ई लिख दिया। देखिए इससे छोटा चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक ना। ऐसे क्वार्क है, लेकिन क्वार्क इंडिपेंडेंट पार्टिकल नहीं है। क्वार्क का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे प्रोटॉन जो है 3 क्वार्क से मिलके बना है, न्यूट्रॉन जो है 3 क्वार्क से मिलके बना है। तो वो तो खैर आगे का कंसेप्ट है, तो ये अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया डेफिनीशन, लेकिन कोई बॉडी चार्ज होता कैसे है? अब जैसे देखिए, अगर एक एग्जाम्पल तौर पर लें कि सोडियम एटम, चलिए एटम लेवल पर बात करते हैं, ठीक ना। दिखा रहे हैं कि एक न्यूट्रल एटम, एक एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? तो सोडियम एटम की बात करते हैं। एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। और किसी बॉडी पर चार्ज करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए या बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तभी बॉडी चार्ज होता है। तो खैर अभी हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं कि ये न्यूट्रल, इसको क्यों कहते हैं? एक एटम एक न्यूट्रल क्यों होता है? चलिए, सोडियम का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। 11 होता है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 11 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 होगा। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा अगर जोड़ें तो? तब +11E -11E। ये प्रोटॉन वाला, एक प्रोटॉन पर E चार्ज, तो 11 प्रोटॉन पर 11E चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पर -E चार्ज, तो 11 इलेक्ट्रॉन पर -11E चार्ज, और ये कट के क्या हो गया? 0। यानी टोटल चार्ज क्या हो गया एटम पर? 0। देयरफॉर एटम इज क्या हो गया? न्यूट्रल। एटम पर टोटल चार्ज 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि किसी बॉडी में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो जाए तो वो बॉडी चार्ज नहीं होगा। यानी तब हम कह सकते हैं कि एटम लेवल पर बात कर लिए, तो इसको बॉडी के लेवल पर भी देख सकते हैं कि फॉर अनचार्ज बॉडी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर ये अनचार्ज बॉडी है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बराबर होगा। अगर फॉर चार्ज बॉडी, तब फॉर चार्ज बॉडी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे। यानी डैट इज या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा,
तब तो हम इसको कहेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब किसी बॉडी पर चार्ज होने के लिए क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम हो। यानी तब तो हम लिख सकते हैं कि द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a body gives the concept of charge। ठीक है, यानी किसी चार्ज बॉडी के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा, यानी ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस हो जाएगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस हो जाएगा, तब ही बॉडी चार्ज होगा। तो यहाँ देखिए दो चीज़ आ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है और एक एक्सेस है, इसीलिए दो चार्ज हो जाता है। तो चलिए आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और चार्ज कैसे बॉडी पर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।